हैं तो थोपा हुआ कोई भी करियर उनको ऑप्ट नहीं करना चाहिए। वैसे डिग्री भी आपको ताकत तब तक नहीं देगी जब तक वो नॉलेज आपने एक्चुअली ग्रहण नहीं की। हमने इन 3-4 सालों को बहुत प्रोडक्टिव बनाए और उसके रिजल्ट दूरगामी होंगे, जीवन भर होंगे। पहला रूल ये है कि कोई भी टास्क आपके पास आ रहा है तो उसको तुरंत एक्सेप्ट करें। तो किसी स्टूडेंट के 60-70% मार्क्स रह गए, कम रह गए, तो वो कुछ बड़ा नहीं कर सकते। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं। खास इसलिए कि अभी का जो वक्त चल रहा है वो इतना खास है अगली पीढ़ी के लिए, उस पीढ़ी के लिए जिसके कंधों पर भारत का भार आने वाला है, यानी कि युवा पीढ़ी के लिए। स्कूल्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, 10वीं के 12वीं के बोर्ड्स के, और परसेंटेज की दौड़ है। और उस दौड़ के बीच में उन नन्हे बच्चों के मन में एक किंचित सवाल है कि क्या सब्जेक्ट लें और आगे का भविष्य क्या हो। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ कौशल भारद्वाज जी हैं। कौशल भारद्वाज जी राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2006 बैच के अधिकारी हैं और जीएसटी वाले विभाग में डिप्टी कमिश्नर हैं। तो साथ ही एक अनूठे शिक्षक भी हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं और प्रशासनिक सेवाओं में किस तरह से आप आगे बढ़ सकें तो एक सम्यक ज्ञान देते हैं आप कोचिंग के माध्यम से या किसी तरह के अपने अनुभवों को साझा करते हैं और साथ ही पर्याप्त मार्गदर्शन देने के लिए आप जाने जाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार प्रदीप जी, आपने ये बहुत सौभाग्य प्रदान किया कि मैं स्टूडेंट्स के काम आ सकूं। मेरा ज्ञान अनुभव कहीं भी किसी भी तरह काम आ सकता है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। जी सर, ये दौर है जिसमें बच्चे जो है वो सब्जेक्ट चयन को लेके खासे या उनके पेरेंट्स, जी है ना, तो क्या रहना चाहिए, मतलब क्या बच्चों को किस हिसाब से तय करना चाहिए कि बड़े भाई ने ये लिया था या परिवार की तो परंपरा है कॉमर्स ले लेने की? देखिए, 12th क्लास के बाद एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं स्टूडेंट्स, कॉलेज में जाते हैं और यहाँ से बहुत कुछ उनके करियर का डिसाइड होता है कि वो किस एरिया में जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो परंपरा, तो इसमें मैं नहीं मानता कि परंपरा को महत्व देना चाहिए। इस समय सोचने समझने पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। कोई भी निर्णय आपके पूरे जीवन का निर्णय होता है जी। तो निश्चित रूप से यहाँ जितने भी करियर विकल्प हैं उन पर सब पर फोकस करना चाहिए। अपने आप को उन तराजुओं पर तोलना चाहिए जिस तरफ जाना चाहते हैं, क्या हमारी वो इच्छा है, रुचि है। यदि उस एरिया में जाने की रुचि नहीं है, करियर बनाने की इच्छा नहीं है, तो थोपा हुआ कोई भी करियर उनको ऑप्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब थोपा हुआ करियर ऑप्ट कर लेते हैं माँ बाप की इच्छा से या दोस्तों की इच्छा से, तो वो खुद के लिए हमेशा नुकसानदायक होता है। क्योंकि उसका जो बेस्ट परफॉर्मेंस जो होनी चाहिए, प्रदर्शन जो होना चाहिए स्वाभाविक, वो नहीं हो पाता। तो पहली बात तो ये आप जरूर तय करें कि आपका पसंदीदा करियर हो। यदि वो पसंद नहीं है तो पैशन नहीं बनेगा, पैशन नहीं बनेगा तो बिना पैशन के कोई भी प्रोफेशन ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। तो जिसको आप पैशन बना सकें उस तरफ जाएं। ग्रेजुएशन में बहुत सारे कोर्स ऐसे होते हैं जहां अपने आप वो कोर्स उनको तैयारी करवाता है या पढ़ाई की ओर अग्रसर रखता है। जैसे कोई आईआईटी में जाना चाहता है, आईआईटी का कोर्स अपने आप में मेहनत करवाता है। मेडिकल में जाता है तो वो कोर्स भी मेहनत करवाता है। तो साथ में ये भी देखें कि ऐसा कोर्स ऑप्ट करें जिसमें वो लगातार बिजी रहे, मतलब सतत परिश्रम उनका चालू रहे। बाय द वे, किन्हीं कारणों से कोई कोर्स ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे कोर्स का वो चयन कर लेते हैं, तो वहाँ केवल 1 वीक सीरीज के हवाले अपने आप को कर दें, ऐसा नहीं करें। वहाँ प्रॉपर आप तैयारी करें। जो भी बीए भी कर रहे हैं तो वो भी जबरदस्त होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए कि बीए करने के बाद आपको ये सोचना नहीं पड़े कि अब क्या करें। स्टूडेंट्स के सामने सबसे ज्यादा बीए वालों के और बीएससी वाले जो हैं उनके सामने ये दुविधा है कि बहुत कम पढ़ने के बावजूद आराम से उनके अच्छे परिणाम आ जाते हैं, रिजल्ट आ जाते हैं, मार्कशीट में आते हैं, लेकिन एक्चुअली वो लॉस कर देते हैं। जैसे 3 साल में 3 बार परीक्षाएं हुई, अब चूंकि सेमेस्टर सिस्टम कर दिया है तो 6 बार 6 बार वो लगभग पढ़ते हैं 15-15, 20-20 दिन, 3 साल में। 3 साल में 3 महीने पढ़ेंगे जी। तो यूं मान के चलो उसने 80% 90% टाइम अपना वेस्ट कर दिया। उसका नुकसान ये होता है कि उन्होंने जो अपनी पढ़ाई की क्षमता जो बनी हुई है, 12th तक सब बच्चे पढ़ते हैं, 12th के बाद कोर्स तय करता है। यदि वो 3 साल नहीं पढ़ते हैं तो एक अकर्मण्यता आ जाती है उनकी, आलस्य उनके अंदर आ जाता है। जैसे कोई किसान 3 साल तक यदि फावड़ा नहीं चलाता है
है खेती में, तो चौथे साल उसको बहुत जोर आता है जी। यही स्थिति स्टूडेंट्स के साथ हो सकती है कि 12th तक पढ़ते हैं, अगर 3 साल वो पढ़ाई छोड़ दें तो चौथे साल उनसे पढ़ना मुश्किल हो जाए। सर अभी मैंने देखा, मैं बात काटूंगा आपकी, नीरज चोपड़ा अपने जेवलिन थ्रोवर जो है उन्होंने एक गोल्ड जीता है। ओलंपिक की तुलना में वो कहीं कमतर हैं, लेकिन वो सतत एग्जाम दे रहे हैं, जुटे हुए हैं और अपनी क्षमता के अनुसार काम भी कर रहे हैं। जी देखो, कॉन्फिडेंस जो होता है ना, कॉन्फिडेंस के 2 बड़े सोर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल सोर्स और एक इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स आपकी पोजीशन से आ सकता है, आपने किसी ने दे दिया, पैसा है उससे आ सकता है। लेकिन जो एक्सटर्नल सोर्स है उसमें 2 चीज बहुत काम की होती है, एक तो नॉलेज और एक एक्सपीरियंस। जिनके पास ये दोनों है ना, उनको जीवन में कभी भी हताशा निराशा हाथ नहीं लगती। तो एक्सटर्नल सोर्स बढ़ाने के लिए कॉन्फिडेंस का लगातार नॉलेज लें और एक्सपीरियंस करें, एग्जाम दे के, टेस्ट दे के। ये जो एक्सपीरियंस है, इनके बाद जो उपलब्धि मिलती है, अचीवमेंट मिलते हैं, ये जीवन भर उसको उत्साहित रखते हैं स्टूडेंट्स को, और कभी भी कॉन्फिडेंस रहता है। जैसे हमेशा आप 10 किलोमीटर पैदल चलते हैं और कभी 12 किलोमीटर चलने का टास्क किसी को दे दिया जाए तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि रोज चलता है। लेकिन जो डेली पड़ा रहता है और उसको 5 किलोमीटर चलने को भी कह दिया जाए तो वो नहीं चल पाएगा। तो कोर्स ऐसा ऑप्ट करें जिसमें या तो तैयारी हो, बाय द वे नहीं हो रही है तो कुछ ऐसा करें उसके साथ में जो उनको लॉन्ग टाइम अच्छे करियर निर्माण में मदद करे। सर आपकी एजुकेशन जो है वो सरकारी स्कूल्स में रही? सरकारी स्कूल जी, प्राथमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, इनसे पढ़ा हूँ। राजकीय महाविद्यालय से और राजस्थान विश्वविद्यालय से मेरी MA हुई है जी। तो एक ये भी है कि कोर्स चयन के साथ इंस्टीट्यूशन चयन, सरकारी हो या प्राइवेट हो, ये भी एक बड़ी चीज है सर। हाँ, ये भी जरूरी है। और इसमें पहली जो शर्त है वो है कि देखने में कॉलेज में कि क्या वहाँ रेगुलर क्लासें चलती है जी। केवल डिग्री लेने के लिए, नाम लिखाने के लिए, एग्जाम देने के लिए कोई फायदा नहीं है एजुकेशन का। एजुकेशन जब तक दिमाग में नहीं जाएगी तब तक वो काम नहीं करेगी। जैसे आपके घर में घी भले ही कितना भी रखा हुआ है, दूध भले ही रोजाना कितना ही होता है, लेकिन यदि आप खाते पीते नहीं हो तो आपको ताकत नहीं देंगे वो। वैसे डिग्री भी आपको ताकत तब तक नहीं देगी जब तक वो नॉलेज आपने एक्चुअली ग्रहण नहीं की है। तो ऐसा जरूर करें। जैसे ग्रेजुएशन भी आप कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, मान लो BA के बाद आपको लगता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो क्यों ना उसी सब्जेक्ट का ऑनर सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में ले लें। जैसे BA आपको लगता है ज्योग्राफी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, नेट देना चाहते हैं, तो आप ज्योग्राफी ऑनर्स के रूप में ले लो। पॉलिटिकल साइंस में आप जाना चाहते हैं और टीचिंग एजुकेशन में या एकेडमिक के रूप में आप बनाना चाहते हो, साहब मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, तो पहले पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ले लो। उसके साथ ही आप वो सिलेबस ले लो पहले ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर का रहा है। केवल आप जो ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं उनमें टिक कर लो कि ये वाले चैप्टर्स वो हैं जो मेरे कंपटीशन में भी आएंगे, मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी आएंगे। उसी चैप्टर को जब आप पढ़ोगे केवल BA का चैप्टर मानते हुए तो बहुत ही सतही दृष्टि से पढ़ोगे। लेकिन जैसे ही आपको ये पता लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आता है, नेट में भी आता है, स्कूल लेक्चर में भी आता है, तो उसके प्रति आपकी गंभीरता बढ़ जाएगी। भाई मैं आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर अ बैटल, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर। ये चैप्टर जो मैं पढ़ रहा हूँ केवल BA के लिए नहीं पढ़ रहा बल्कि बहुत सारे कंपटीशंस के लिए पढ़ रहा हूँ। ऐसे यदि आपको लगता है कि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, देश के विकास में योगदान करना चाहते हैं, कि हम जानते हैं कि योग्य प्रशासक ही सशक्त भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं, और ग्रेजुएशन के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो आप न केवल अपना अच्छा करियर बनाएंगे बल्कि देश के लिए भी एकदम फ्रेश युवा IAS अधिकारी मिलेंगे। भाई एक हमें 25 साल का अधिकारी IAS मिलता है, एक हमें 21 साल का 22 साल का IAS अधिकारी मिलता है, तो जो उसके लास्ट के जो 10 साल है ना, एज ए चीफ सेक्रेटरी या ACS, 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद जो 10 साल एक्स्ट्रा उनको मिले, ये बात है, तो वो 10 साल देश के लिए बहुत ही कारगर होंगे। तो महत्वपूर्ण हमें एक्सपीरियंस्ड अच्छे अधिकारी उस समय मिलेंगे, यंग युवा मिलेंगे हमें, और उनका खुद की करियर बिल्ड हो जाएगा। तो जिनको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है वो BA के साथ कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। उसके 2 फायदे, एक तो वो लगातार बिजी रहेंगे, एंगेज रहेंगे, तो इधर उधर अकर्मण्यता नहीं आएगी, आलस्य नहीं आएगा उनको, और पढ़ रहे हैं तो उसके BA के साथ साथ उनकी तैयारी हो गई। वो जो BA के सब्जेक्ट है उनमें सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है वो अगेन मिलान कर लें, चैप्टर को
पॉइंट आउट कर लें कि ये वाला ग्रेजुएशन में भी है, प्लस सिविल सर्विसेज में भी, आरएस में भी, आईएएस में भी है, तो आप जब पढ़ोगे तो अगेन गंभीरता रहेगी, सिंसियरिटी रहेगी कि यार ये वाले सब्जेक्ट तो वहाँ भी है, वहाँ भी है, तो बहुत सारा पार्ट तो वहीं कंट्रोल हो जाएगा आपका। सर जो बता रहे हैं वो ये है कि दो तरह के गोल हैं, एक लॉन्ग टर्म गोल है और एक शॉर्ट टर्म गोल है। तो आप लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से अगर तैयारी करते हैं तो ये चीज है कि आपके लिए आसान हो जाएगी चीजें। बिल्कुल, उसको भाई उसका फायदा ये होगा कि आप ग्रेजुएशन का जो टाइम है ना, सबसे ऊर्जावान समय होता है ये। आप बच्चे भी नहीं रहे, स्कूल के स्टूडेंट्स को बच्चे कहा जाता है, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स को कहा जाता है कॉलेज के स्टूडेंट्स। कॉलेज के प्रति थोड़ा सा एक वो युवा और यौवन अपने आप आ जाता है जी। तो इस समय आप फ्री हैं, एक करियर बिल्डिंग का अभी ऐसा कोई प्रेशर नहीं है जी। बिल्कुल, एक समय ऐसा होता है जब एमए कर लिए स्टूडेंट ने और घर वाले भी कहना शुरू कर देते हैं, खुद के मन में भी आ जाता है कि भाई तुम 1-2 साल में तैयारी करो और सिलेक्शन लो और अपनी जिम्मेदारियां खुद निभाओ जी। लेकिन ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के बच्चे से कोई नहीं कहता है कि तो अपनी जिम्मेदारी अपने आप, तो वो फ्री माइंड से ऊर्जावान समय में खूब तैयारी कर सकते हैं। मतलब उससे मिट्टी मुलायम है, बाद में सख्त होने लगती है निर्माण के लिए। ग्रेजुएशन है जो ऑर्डिनरी ग्रेजुएशन जिसको कहते हैं, हम थोड़ी थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा करते हुए इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेजुएशन बना सकते हैं। हम ऑर्डिनरी ग्रेजुएशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेजुएशन बना सकते हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए जो ऑर्डिनरी में एक शब्द लगा है एक्स्ट्रा, वही एक्स्ट्रा करना है आपको। सिर्फ एक्स्ट्रा करने में क्या है, आप किताबें इस समय खूब पढ़ सकते हैं जी। कोर्स के अलावा दूसरी बहुत सारी मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट की, स्ट्रेस मैनेजमेंट की, योग प्राणायाम की, ऑटोबायोग्राफीज हैं, सेल्फ अवेयरनेस की, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ सकते हैं आप। तो इस समय ज्ञान खूब ले सकते हैं। इस समय आप अपनी अच्छी अच्छी हॉबी विकसित कर सकते हैं जी। कुछ अच्छी हैबिट्स विकसित कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके पास ये दबाव नहीं है कि 7 बजे स्कूल जाना है, उससे पहले ट्यूशन जाना है। तो आप 1-2 घंटे अपने शरीर के लिए दे सकते हैं। ये जब 3 साल में अपने शरीर पर देंगे आप, तो ये पूरी जीवन भर काम आएगा। आप योग प्राणायाम कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, कुछ पढ़ने लिखने की हॉबी विकसित कर सकते हैं, कुछ सोशल एक्टिविटी कर सकते हैं। लाभ ये है कि अपने इन 3-4 सालों को बहुत प्रोडक्टिव बनाएं और उसके रिजल्ट दूरगामी होंगे, जीवन भर होंगे जी। ये भी माना जाता है कि ये जो टाइम है, इस टाइम में सब गुलाबी नजर आता है बच्चों को, टीन एज जो है, और वो क्या कहते हैं, सब्जेक्ट जो चयन करते हैं कि साहब बड़े भाई ने ये लिया था, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, मोहब्बतें पिक्चर का डायलॉग है समय, तो उसमें कई बार फंस जाते हैं। तो क्या सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए बीए ले रहे हैं सर, तो बीए में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए? बीए में जैसे अगर किसी के स्टूडेंट्स को लगता है कि बीए के बाद मुझे क्या करना है जी, मान के चलो उसको सिविल सर्विसेज की तैयारी की सोच रहा है वो जी। तो बीए में ऐसे सब्जेक्ट ले जिनका जनरल स्टडी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस गवर्नेंस वाला पार्ट कवर करती है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट कवर करती है, इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट कवर करती है, फ्रीडम स्ट्रगल कवर करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कवर करती है, आईआर इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट भी कवर करती है, प्लस निबंध भी कवर करती है। तो इस तरह की पॉलिटिकल, एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट अच्छा है जनरल स्टडी के लिहाज से, ज्योग्राफी भी अच्छा आता है, एनवायरनमेंट उसमें आ जाता है, इकोलॉजी आता है, मानव भूगोल जो है उसमें इकोनॉमी के पार्ट भी कवर हो जाते हैं। तो जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इस तरह के सब्जेक्ट ले सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में और हिस्ट्री में एक थोड़ा सा, पॉलिटिकल साइंस में मैं बताना चाहूंगा सर कि जैसे अलग अलग विचारकों के अलग अलग मत होते हैं, उसमें व्यक्ति उलझ जाते हैं। ज्योग्राफी में चीजें फिक्स रहती है अगर धरती गोल है तो गोल है। विचारकों ने अपने हिसाब से अपने मत दिए हैं। अब हर मत का कोई इम्पोर्टेंस है, अब उसके इम्पोर्टेंस को हम किस तरह ले सकते हैं, कहीं कोई चीज काम करते हैं, कहीं कोई चीज काम करती है, तो उस हिसाब से ये चीजें होती हैं। लिटरेचर ले सकते हैं, कोई हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, इस तरह के सब। नहीं, साइंस का स्टूडेंट है मान लीजिए 12th में, और वो आर्ट्स में आना चाहता है, तो क्या उसके लिए ज्योग्राफी बेहतर ऑप्शन नहीं है? बिल्कुल ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश लिटरेचर ले सकते हैं। तो ये अगर ह्यूमैनिटीज को देखें अपन सर, तो उसमें मेजरली 3-4 तरीके के सब्जेक्ट है, जैसे लिटरेचर है, जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, या उसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट वाले साइकोलॉजी, फिलॉसफी टाइप के सब्जेक्ट हैं। तो इनमें क्या वेरिएशंस रहता है सर? अगेन वही मैं कहना चाहूंगा कि उनको आगे क्या करना है। मान के चलो किसी को साइकोलॉजी में अपना करियर बनाना है, पीजी करना है, तो वो साइकोलॉजी, बीए करना जीवन का उद्देश्य नहीं है, जीवन का उद्देश्य उससे आगे यार वो पता होना चाहिए जी। उसके लिए ये दरअसल ये जो तैयारी की जाती है आगे का फाउंडेशन है। वैसे ये जैसे अब जब आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं
तो केवल जब नींव भरने के टाइम को सब नींव कितनी भरनी है, तो ठेकेदार भी पूछता है बिल्डिंग कि सर बिल्डिंग कितनी ऊंची बनानी ये है। बात है सर, भाई आपको बिल्डिंग लेके जानी है 20 माले की, 20 मंजिल की, तो वो 10 फीट नींव नीचे लेके जाएंगे, 15 फीट नींव लेके जाएंगे ताकि वो गिरे नहीं। यदि किसी को एक ही मंजिल बनानी है तो वो 5 फीट की नींव भी बना लेंगे, 4 फीट। उसमें फिर टेक्निकल चीज भी होती है कि आप अगर लकड़ी का मकान बना रहे हैं तो फिर अलग है, और पत्थर का बना रहे हैं तो अलग है। ये जो 3 साल है, ये यही मानो ये एक आधार है सर। एक सवाल और है जी, एक सवाल मेरा पर्सनली है कि 12वीं तक जो कोर्सेज डिजाइन होते हैं या ग्रेजुएशन तक भी एकेडमिक पढ़ाई के जो भी कोर्सेज डिजाइन होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट रखने के लिए, आज अखबार में पढ़ रहे हैं कि सरल, उसके चलते 500 में से 500 बहुत लोगों के आ रहे हैं। और इसके जस्ट बाद कंपटीशन, आप कंपटीशन पढ़ाते हैं सर, है ना, तो क्या अंतर आता है कि कंपटीशन में आते ही मेरिटोरियस स्टूडेंट झटके से रह जाता है कि ये, देखो क्या है इसमें, वहां जहां हमें एकदम से फैक्चुअल चीजें आती हैं जिनका सतही रूप से सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा आंसर है, यहाँ ग्रेजुएशन में आने के बाद एक कंपटीशन में थोड़ा एनालिसिस पड़ जाता है। तो एनालिसिस बंद कमरे में नहीं होता, आपको अपने जो कपाट हैं मस्तिष्क के उनको खोलना पड़ता है, समाज के साथ मैच करना पड़ता है, अप्लाइड पार्ट भी बढ़ जाता है वहाँ, उसमें प्रैक्टिकल पार्ट बढ़ जाता है, तो इस वजह से वो परसेंटेज नहीं बनती वहाँ। और दूसरा, कई बार कहते हैं ना, जैसे एज एक नंबर है, अगर आपके जीवन के 70वें साल में भी उत्साह, एनर्जी बरकरार है, कार्य करने की क्षमता है, इच्छा है, तो आप वो काम कर सकते हैं जो 18 साल का व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसे ही परसेंटेज भी इतना बड़ा गैप क्रिएट नहीं करता कि स्टूडेंट के मार्क की इतनी बड़ी बाधा बन जाए कि उसको कुछ नहीं करने दे। ये कतई आवश्यक नहीं है कि किसी स्टूडेंट के 60-70% मार्क्स रह गए, कम रह गए, तो वो कुछ बड़ा नहीं कर सके। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो 10th में 12th में एक 2 बार में पास हुए, फेल हो गए, ग्रेजुएशन में बहुत कम मार्क्स रहे, लेकिन बाद में उन्होंने इतना अच्छा किया कि वो बहुत आगे निकल गए। तो परसेंटेज अच्छी आना एक उत्साह देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, सकारात्मकता देता है, लेकिन उसको मेंटेन करना भी आवश्यक है। आगे लगातार बढ़ने के लिए आपको उस ऊंचाई को छूने के लिए जरूरी है कि आप लगातार सतत परिश्रम करते रहें। सर, ये कहा जाता है एग्जाम लेने वाली एजेंसीज एकेडमिक एग्जाम के पेपर उस हिसाब से तैयार करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पास हो, और कंपटीशन एग्जाम के उस हिसाब से तैयार होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फेल किए जाएं। नहीं, कंपटीशन में देखो क्या है, एकेडमिक में क्या है कि एकेडमिक में आपको एक सिलेबस डिजाइन किया हुआ है जी, और वहाँ उनकी परफॉर्मेंस है, उसके आधार पे सब्जेक्ट एनसीईआरटी बुक्स दे दी, उनके आधार पे ही आप पेपर बनना है, तो वहाँ पढ़ के आए तो बच्चे पास हो जाएंगे, तो हमें कंपटीशन का मतलब ये होता है कि जैसे पर्टिकुलर 1000 पोस्ट के लिए आपको सिलेक्शन करना है, तो फेल करने के लिए नहीं, 1000 सिलेक्शन करने के लिए लिया जाता है। कोई भी कंपटीशन फेल करने के लिए नहीं होता। नहीं तो उसमें 10 लाख आते हैं सर, 10 लाख। देखो आप अपनी कंपनी चलाते हैं, न्यूज एजेंसी चलाते हैं जी, आपको 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है, आपने एडवर्टाइज दिया, वहाँ 50 लोग आ गए, तो आपका उद्देश्य 45 लोग फेल करना नहीं है, उन 50 में 5 बेस्ट सेलेक्ट करना है। ऐसे ही नहीं, मैं सिलेक्शन वाले में तो, लेकिन पेपर में ऐसा बनाऊंगा कि उसमें 5 ही आए। वो उनका उद्देश्य भी बेस्ट का चयन करना है। जी, जैसे आप अपनी कंपनी के लिए 5, राजस्थान सरकार भी एक कंपनी है, उसको भी अच्छे इस हिसाब से माने तो वो 1000 आरएएस अधिकारी लेने हैं, उसको यूपीएससी को 1000 आईएएस लेने हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वो बेस्ट का चयन करना चाहेंगे। उनका उद्देश्य है 1000 बेस्ट सेलेक्ट करना, ना कि 999 फेल करना, ऐसा नहीं है उनका। सर, आरएएस की आप मार्गदर्शन देते हैं आरएस के लोगों को, तो क्या गाइड होनी चाहिए प्रॉपर 12वीं वालों को ही, कि अगर वो साइंस वाले हैं तो क्या साइंस ग्रेजुएशन में लेके ही कंपटीशन की ओर जा सकते हैं, या आर्ट्स लेना ही? कई लोगों में ये मिथक है सर। देखो क्या है कि इस कंपटीशन की आईएएस हो या आरएएस हो, दोनों की एक अच्छी बात ये है कि आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो जी, जहां आप अपना बेस्ट कर सकते हैं उस स्ट्रीम से ग्रेजुएट करें आप। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आईआईटी करते हैं, आईआईटी वाले बहुत जल्दी सेलेक्ट हो जाते हैं, 1 साल में 2 साल में सेलेक्ट हो जाते हैं। बल्कि आपने ये भी देखा होगा कि आईआईटी स्टूडेंट्स कुछ भी करते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं, चाहे आईएएस करें, कंपनी बनाएं, स्टार्टअप करें, जॉब करें, वहाँ बहुत जल्दी ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं। उसके पीछे बड़ा कारण है कि उनके 4 साल जो ग्रेजुएशन के थे ना, वो बहुत कठोर परिश्रम वाले निकले। उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, अपने आप की क्षमताओं को बहुत उन्होंने बढ़ाया, अपनी क्षमताओं को 15 घंटे मेहनत करने की क्षमता को उन्होंने बढ़ाया। कोई भी टास्क उनको जब दिया जाता है तो कभी भी मना नहीं करते, यस करते हैं और वो कर भी देते हैं उसको जी। किसी भी गेम का रूल हो या कंपटीशन का रूल हो, पहला रूल ये है कि कोई भी टास्क आपके पास आ रहा है तो उसको तुरंत एक्सेप्ट करें जी। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो पूरे मन से
तो उसको क्रैक भी नहीं कर सकते जी। तो वहां उनको टास्क हैंडल करना आ जाता है, एक्सेप्ट करना आ जाता है और क्रैक करना आ जाता है, जी। तो वो कुछ भी करते हैं जीवन में तो निकल जाते हैं। ये ऐसे सब्जेक्ट लेते हैं जहाँ केवल 1 वीक सीरीज से काम चला लेते हैं, तो 3 साल उन्होंने ना तो टास्क लिए जी। ना मेहनत की, तो उनसे आगे भी नहीं होता। जी जी। जैसे एक अच्छा एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को कोई टास्क देता है, अगर वो एक्स टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो उसको वाई टास्क भी नहीं देता। ऐसे नियति भी हमें अपॉर्चुनिटीज देती है। बहुत बड़ी बात। अगर हम उन अपॉर्चुनिटीज को नहीं कर पा रहे हैं, क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, उनको उन दायित्वों को निभा नहीं पा रहे हैं, तो वो सोचती है कि आप अगले बड़े दायित्व लेने लायक नहीं हो, तो बड़े दायित्व भी उनको नहीं मिलते। जी बिल्कुल सही बात है सर। सर ये जो सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला इसी पे मैं बात करना चाहूंगा कि एक मिथक है कि आपको आरएस बनना है तो आप आर्ट्स ले ही लो, उसमें पॉलिटिकल आएगी। आर्ट्स नहीं, आप साइंस भी ले सकते हो, कॉमर्स भी ले सकते हो, लॉ भी ले सकते हो, आईआईटी भी कर सकते हो, मेडिकल भी कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। जनरल स्टडीज सबके लिए एक जैसा है। भाई आप आर्ट्स भी लेते हैं तो स्वाभाविक थोड़ा सा एक्स्ट्रा फर्क ये पड़ता है कि वही वाले सब्जेक्ट उनको यहाँ मिलते हैं, लेकिन नुकसान ये भी है साथ में, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो अपने आप को आप निकम्मा कर लोगे 3 साल में। दूसरी तरफ आईआईटी वाला स्टूडेंट लगातार पढ़ रहा है, आर्ट्स वाला नहीं पढ़ रहा, तो ये जब पढ़ेंगे तो सेलेक्ट भी हो जाएंगे। सर कोचिंग का टाइम वर्सेस इन 3 साल, वैकेंसी निकलने के बाद कोचिंग क्लासेस और ये 3 साल, इसमें क्या आप देखते हैं? नहीं, क्लासेस जैसे नॉर्मली कॉलेज चलते हैं, सुबह चलते हैं, कोई भी ऐसा कोचिंग अगर वो ज्वाइन करना चाहें जहाँ 3 साल का प्रॉपरली डिजाइंड कोर्स है तो जरूर ज्वाइन करें। उसका ये फायदा होगा कि 2-3 घंटे 4 घंटे वो देंगे उसमें, तो एक तो रेगुलरिटी रहेगी। चूंकि क्या है कि एकदम से साल भर बाद ही एग्जाम नहीं है, तो जब कई बार हम सेल्फ स्टडी करते हैं ना और टारगेट लंबा होता है तो थोड़े आलसी हो जाते हैं, थोड़े उनको डिले करना शुरू कर देते हैं, आगे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो एक रेगुलरिटी नहीं होती। तो उस बहाने एक तो रेगुलरिटी रहती है, रोजाना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि अभी तक उनको 12th तक दोनों काम करने की आदत थी, स्कूल भी जा रहे थे, कोचिंग भी जा रहे थे, वही आदत उनकी बरकरार रहेगी, वहां उनका एक ग्रुप तैयार हो जाएगा। दूसरा, ग्रेजुएशन के बाद उनको सोचना नहीं पड़ेगा कि हम क्या करें क्या नहीं करें। ग्रेजुएशन के दौरान यदि वो कर लेंगे तो वो उसके बाद उनको केवल प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है और कंपटीशन देना है। ऐसा कहा जाता है कंपटीशन एग्जाम आपके धैर्य की परीक्षा है बेसिकली, कि आप एकदम खरगोश की तरह तेज भाग के कहीं रुक गए या थक गए, सो गए, आप जो कहना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली धैर्य तो चाहिए ही हर चीज में। जी। प्रतीक्षा शब्द होता है, प्रतीक्षा क्या है? प्रतीक्षा बीज से वृक्ष बनने की एक यात्रा है। क्या बात, बिल्कुल। और यही सब चीज है। अभ्यर्थी है जो एग्जाम देने जा रहा है, वो अभ्यर्थी है, तो अभ्यर्थी से अधिकारी बनने की जो यात्रा है वही प्रतीक्षा है। उस प्रतीक्षा में बैठे नहीं रहना, बैठ के वेट नहीं करना है, वेटिंग नहीं। हाँ, ये बात है, रुकना नहीं है उसमें। जी जी जी, लगातार परिश्रम करना, सतत परिश्रम करना है उसमें। सतत परिश्रम करोगे तो प्रतीक्षा फल दे देगी, नहीं करोगे तो नहीं देगी। सब जी सर, मेरे सवाल जो है वो जो थे वो मैंने आपके सामने रखे। मैं चाहूंगा आप अपनी ओर से क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों, क्योंकि ये बड़ा टास्क है सर। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब आप 12th पास करके निकले हो, 12th तक सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, चाहे वो आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो। स्कूल टीचर भी उनको पढ़ाते हैं प्रॉपरली, पेरेंट्स भी उन पर ध्यान देते हैं और स्टूडेंट खुद भी ध्यान देता है कि मुझे परसेंटेज बनानी है, किसी से पिछड़ना नहीं जी। लेकिन दुर्भाग्य से ग्रेजुएशन के टाइम पर ये तीनों ही जो वर्ग हैं, विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक, परिजन, ये तीनों ही उतना ध्यान नहीं देते जितना 12th तक देते हैं। टीचर भी ज्यादा ध्यान नहीं देते, अभिभावक भी नहीं देते, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया, और बच्चा खुद भी नहीं देता कि ठीक है 3 साल ग्रेजुएशन। तो एक तो इन तीनों वर्गों को ध्यान देना होगा कि भाई जो 12th तक ध्यान दिया था वैसे वैसे आगे भी ध्यान देना है। दूसरा, अब जब जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा शत्रु जीवन में प्रवेश करने वाला है जी। ग्रेजुएशन में जब घुसते हैं तो आप केवल कॉलेज स्टूडेंट नहीं बन रहे, यहाँ एक शत्रु का आगमन होता है और शत्रु का नाम है आलस्य। जो आलस्य नाम का शत्रु आएगा, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। एक संस्कृत में श्लोक है, अलसस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम और अमित्रस्य कुतो सुखम। यदि आपके जीवन में आलस्य आ गया तो विद्या नहीं आएगी। बिल्कुल, विद्या आ गई, विद्या नहीं आई तो धन भी नहीं आएगा, और धन नहीं आया तो मित्र भी नहीं मिलेंगे, और बिना मित्रों के कोई सुख नहीं होता। तो जीवन में यदि आपको सुख चाहिए तो आलस्य को दूर भगाना है, आलस्य को प्रवेश ही मत करने दो। प्रवेश कब
नहीं होगा वो जब आप लगातार अपने आप को व्यस्त रखें। उपनिषदों में भी कहा है ना, स्वाध्याय न प्रमदित्यम, मतलब स्वाध्याय से प्रमाद ना करें। तो अध्ययन के साथ साथ स्वाध्याय वाली बात भी जरूरी है। जीवन में एक ध्येय तो सबको बनाना ही पड़ेगा जी। सिद्धिर भवति कर्मजा, बिल्कुल। जो सिद्धि है, सफलता है, वो कर्म से उत्पन्न होती है, कर्म से मिलती है। तो कर्म से कोई समझौता नहीं करें। हाँ, इस बात का मैं भी उल्लेख करता हूँ, इस वेदों का सूक्त है शायद, मनसा वाचा कर्मणा सिद्धिर भवति कर्मजा। अगर आपका मन, वचन और कर्म, यानी कि आपका माइंड, कमिटमेंट और एग्जीक्यूशन अगर बराबर है, तो फिर आप सफल होंगे। फिर आप कुछ भी सब्जेक्ट लें तो। और दूसरा क्या है कि जो ढंग से पढ़ाई करते हैं ना, वो कभी डिपेंडेंट नहीं होते। हमारी बहुत सारी जो युवा पीढ़ी है, जिसको हम कहते हैं, हमारे पास भारत में सबसे ज्यादा युवा हैं, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कह देते हैं, कि ये हमारे जनसंख्या की ये लाभांश है। बिल्कुल, शुरुआत में मैंने कहा, बिल्कुल, ये यदि कर्मशील है, स्किल्ड है, तो लाभांश है। यदि यह स्किल्ड नहीं है, कर्मशील नहीं है, तो ये लायबिलिटी है। हाँ। असेट बन जाएगा, दायित्व बन जाएगा, हमारे बोझ बन जाएगा। तो ये बोझ नहीं बन जाए, ये जरूरी है। सर एक चीज और है, स्कूल से कॉलेज में आते हैं, स्कूल में एक यूनिफॉर्मिलिटी रहती है, यूनिफॉर्म की, एक साथ बस में जा रहे हैं बच्चे, डिसिप्लिन भी रहता है। एक बड़ी चीज मैं नोट करता हूँ सर, किताबों को लेके, जो कि स्कूल की किताबें फिक्स है कि यहाँ मिलेगी, ये किताबें हैं। कॉलेज की किताबें बच्चा ढूंढने जाता है तो वो 1 वीक ले आता है देखो क्या है, या पासबुक ले आता है। ये भी क्या एक पॉजिटिव चीज है। 12th तक सब कुछ डिसिप्लिन्ड है। वो यूं मानते हैं कि बच्चा है, अभी इसको गाइडेंस की जरूरत है, हर कदम कदम पे गाइड करो। किताब भी डिजाइन कर दी, आपके क्लास के पीरियड भी डिजाइन कर दी, यूनिफॉर्म भी डिजाइन की। अब वो 12वीं तक पढ़ चुका है, तो उसके बाद उसको थोड़ा खुला छोड़ो। अब उसके विवेक के अनुसार थोड़ा उसको निर्णय करने दो। विवेक से जब निर्णय करेगा, तो उसमें जब मंथन करेगा, चिंतन करेगा, तो कुछ अच्छी अच्छी चीजें निकाल के लाएगा, खुद ढूंढेगा, खुद कुछ करेगा। तो ये काफी हद तक उसका परीक्षा का पार्ट है ये। जी सर। जैसे पहले भी गुरुकुल परंपरा में भी जब बच्चे छोटे आते थे, सब कुछ पढ़ाते थे, उसके बाद उनको जंगल में छोड़ दिया जाता था कि खुद अपने आप शिकार करो या कुछ भी लेके आओ, अच्छी उपयोगी चीजें निकाल के लाओ, या ग्रंथ दे दिए जाते कि इन ग्रंथों से कुछ अच्छा निकाल के दो। तो वहां उनको खुद के स्वाध्याय के लिए उनको छोड़ा जाता था। तो यहाँ उनके पास विवेक है, उसका निर्णय करें, वो उससे कर सकते हैं। और कोई बात आप बताना चाहें सर? बात, मेरा मूल मंत्र है सिद्धिर भवति कर्मजा। आप जितने कर्म करोगे, जितने सच्चे मन से करोगे, उतना आपको सफलता मिलेगी। शर्त ये है कि आप ढंग से करो, मन से करो। देखो क्या है कि आप किस स्ट्रीम में जा रहे हैं या किस कंपनी में जा रहे हैं, ये थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है, लेकिन शिखर हमेशा खाली होता है। टॉप, जैसे आपकी 5 मंजिल का मकान है, तो 6वीं मंजिल के लिए वो खाली है। जी बिल्कुल। 6 मंजिल का है तो 7वीं के लिए जी बिल्कुल। तो टॉप हमेशा खाली रहता है। आप टॉप पर पहुंचने का प्रयास करें। दूसरा, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि आप एक्स स्ट्रीम में चले गए तो वहां टॉप पर नहीं पहुंचते। जैसे कोई 10 करोड़ की कंपनी है, कोई 100 करोड़ की कंपनी है। एक व्यक्ति 100 करोड़ की कंपनी में काम करता है, एक 10 करोड़ की कंपनी में काम करता है। केवल इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। फर्क पड़ेगा कि वो किस पोजीशन पर है। 10 करोड़ में भी 5 लाख रुपए सैलरी वाले लोग होते हैं, और 100 करोड़ वाले में भी। जी बिल्कुल। 10 करोड़ वाले में भी 10,000 रुपए के गार्ड होते हैं, 100 करोड़ वाले में भी 15,000 10,000 के गार्ड होते हैं। वहां फर्क पड़ता है आप खुद किस पोजीशन पे हैं। जी बिल्कुल सर। सभी जगह टॉप के लोग होते हैं, अपना बेस्ट दें और बेस्ट लें। जी, तो कौशल सर ने हमें बहुत सारी उपयोगी बातें बताई, और खास करके आज का विषय था कि 12वीं पास करने के बाद सब्जेक्ट चयन और लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल पे हम सर आपका समय पे लेते रहेंगे, और कंपटीशन की तैयारी और तमाम चीजों पे और भी बात करेंगे। सर हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका आभार सर। तो ये कौशल भारद्वाज जी हैं, वैसे राजस्थान की सरकार में अधिकारी हैं, लेकिन मूलतः है मार्गदर्शक और शिक्षक हैं, और भारत का निर्माण शिक्षकों के द्वारा ही हुआ है, चाहे गुरुकुल परंपरा में देख लो या दूसरे में। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।